प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट नए क्वेश्चन से। आप घर पे सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, कल हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रशिक्षण विधियाँ। इसका हमने परिचय किया था और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। शक्ति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, सहनशीलता के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सहनशीलता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रशिक्षण विधियों का ब्यौरा दें। तो ये दो तरीके से पूछा जा चुका है और बोर्ड में बेटा 2012, 13 और 14 इन दौरान ये पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसको पीडीएफ पे भेजा था, तो आप इसको फेयर कॉपी में भी साथ के साथ करते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सहनशीलता का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। यानी अगर व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना है तो उसमें सहनशीलता एक अहम भूमिका होगी। सहनशीलता के विकास में अनेक प्रशिक्षण विधियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यानी सहनशीलता लाने के लिए अनेक तरह के जो प्रशिक्षण हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विधियां इस प्रकार से हैं। पहली विधि है निरंतर प्रशिक्षण विधि, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके निरंतर किया जाता है। यानी बिना रुके लंबे समय तक इस विधि में व्यायाम किया जाता है। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। यानी इसमें किसी तरह का कोई आराम नहीं किया जाता। क्रॉस कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का एक अच्छा उदाहरण है। आप सभी जानते हो कि क्रॉस कंट्री एक लंबी रेस है जो बिना थके लंबे समय तक की जाती है। तो जो निरंतर प्रशिक्षण है इस विधि का एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह के व्यायाम से हृदय की धड़कनें काफ़ी बढ़ जाती हैं, जो कि 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती हैं। इसमें अगर हम निरंतर मेहनत का कार्य करते हैं तो हमारे हृदय की धड़कनें जो नॉर्मल होती हैं उससे काफ़ी अधिक हो जाती हैं, जो कि 140 से और 160 तक हो जाती हैं। व्यायाम करने की अवधि कम से कम 30 मिनट की होनी चाहिए। यानी 30 मिनट तक बिना रुके इस व्यायाम को करना चाहिए। इसकी अवधि, इसका समय होना चाहिए। इस विधि में हृदय और फेफड़े की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यानी हमारे जो फेफड़े हैं और जो हमारा हृदय है, दिल है, इसकी कार्य करने की क्षमता में भी बढ़ जाती है, इसमें वृद्धि होती है। इसमें इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। जो हमारी काम करने की शक्ति है, इच्छा है, वो भी दृढ़ होती है, मजबूत होती है। थकावट की दशा में लगातार
कमी आती है और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन जाता है, यानी थकावट भी कम होती है और जो भी व्यक्ति है उसकी दृढ़ निश्चय काफ़ी मजबूत हो जाती है। इसमें व्यक्ति को आत्म संचय और आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, यानी आत्म संयम भी बढ़ेगा, अनुशासन भी होगा और विश्वास तो बढ़ता ही है। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसमें अंतरकाल प्रशिक्षण विधि, इंटरवल। इसका जैसे उसमें था निरंतर यानी लगातार, तो इसमें क्या है, कुछ समय के लिए प्रैक्टिस की, कुछ समय के लिए आराम किया। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच विकीला ने सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की थी। यानी जो एथलेटिक्स के प्रसिद्ध कोच हुए हैं विकीला, इन्होंने 1920 में इस प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। इन्होंने इसे टेरेस ट्रेनिंग का नाम दिया, यानी एक ट्रेनिंग है जिसका इन्होंने नाम टेरेस लिखा बताया। वास्तव में यह विधि पुण्य शक्ति प्राप्त और फिर पुण्य शक्ति प्राप्त के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है, पहले प्रयास किया, फिर शक्ति की प्राप्त की। शक्ति कैसे प्राप्त होगी, आराम करेंगे तो शरीर की थोड़ी सी एनर्जी फिर आओगी, फिर प्रयास करेंगे, फिर शक्ति प्राप्त करेंगे थोड़ा देर रेस्ट करके। तो इस तरह से इस सिद्धांत पर ये आधारित है। इस विधि का प्रयोग गति और सहनशीलता के विकास के लिए होता है। इस विधि का प्रयोग गति और सहनशीलता, इसमें गति भी होती है और सहनशीलता भी बढ़ती है। शिक्षित खिलाड़ियों के लिए यह अति सुदृढ़ और प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है। यानी शिक्षित खिलाड़ी हैं, जो पढ़े लिखे खिलाड़ी हैं, उनके लिए प्रभावशाली और सुदृढ़ विधि है। परंतु इस विधि को अनुचित ढंग से अपनाने से के कारण शारीरिक व मानसिक थकावट भी उत्पन्न होती है। अगर इस विधि को सही ढंग से अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकावट हो जाती है। तो ये हो गया बेटा अंतराल प्रशिक्षण विधि। तीसरा है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है तथा दौड़ के साथ साथ कई प्रकार के व्यायाम भी इसमें शामिल है। यानी दौड़ भी होगी, उसके साथ साथ व्यायाम भी होंगे जो लगातार भी होगी और दौड़ भी होगी और साथ के साथ व्यायाम भी होंगे। यह प्रशिक्षण खिलाड़ियों की आयु और क्षमता आदि को देखकर किया जाता है। यानी यह विधि बच्चों की, जो भी खिलाड़ी है उसकी आयु और उसके अंदर कितनी क्षमता है करने की, उसको देखकर किया जाता है। इस प्रशिक्षण विधि के कदमों के फासलों या दूरी और तीव्रता आदि में फेरबदल करके दौड़ों का कार्यक्रम बदलता है। इस प्रशिक्षण विधि में कदमों के फासले, यानी अगर जो भी खिलाड़ी दौड़ रहा है तो उसके छोटे कदम हैं, बड़े कदम हैं, उनके बारे में वह कितनी लंबी की दूरी वो करता है और कितनी तीव्रता से तेजी से करता है, इसमें हम फेरबदल
कर सकते हैं। भागते भागते जमीन से वस्तु को उठाना, भागते भागते आधी बैठक लगाना, एक टांग पर दौड़ना, दोनों पैरों से कूदना, हाथ ऊपर करके भागना आदि इसके उदाहरण हैं। यानी इस तरह की जो ये व्यायाम हैं, दौड़े हैं, ये फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि में के अंतर्गत आती हैं। खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार गति और अन्य व्यायामों में फेरबदल कर सकता है। इस विधि में थकान का अनुभव नहीं होता। इसमें समय समय पर विशेष बल दिया जाता है। खिलाड़ी में अधिक शक्ति और क्षमता बनाई जाती है। इसे खिलाड़ी में अधिक शक्ति और क्षमता बनाई जाती है। इस तरह से कभी उछलना, कभी दौड़ना, कभी एक पैर पर है, कभी भागना, कभी छोटे दम करना, कभी जमीन से कुछ उठाना, ये फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि है। तो बेटा, इस प्रकार उपयुक्त विधियों की सफलता से सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। तो हमने जो आज का क्वेश्चन था, सहनशीलता के विकास और विधियों का वर्णन कीजिए, इसको डिस्कस कर लिया है। इसमें 3 पॉइंट थे: निरंतर, अंतराल और फास्ट लेग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।